जैसे ही हम अपनी 12th कंप्लीट करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे कॉमन डाउट या जो एक कंफ्यूजन रहती है वो यही रहती है कि क्या क्या हमारे पास 12th के बाद सिर्फ और सिर्फ नीट एक करियर ऑप्शन है। क्या अगर हमारा नीट क्रैक नहीं हुआ तो हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हर किसी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि आज कल का जैसा टाइम चल रहा है उसमें लोग सिर्फ और सिर्फ नीट को प्रेफरेंस देते हैं एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को इस वाले एग्जाम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं हो पाती। ठीक है, कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे उसको एमबीबीएस के लिए टारगेट करते हैं, वो इतने वैरायटी ऑफ कोर्सेज करवाता है, इतने वैरायटी ऑफ एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है एंड एक आपके लिए फ्यूचर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रही हूँ एम्स बीएससी पैरामेडिकल एग्जाम के बारे में। ठीक है, अब आप लोगों को कई सारी लोगों को ये चीज़ तो पता होगी कि एम्स जो है बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्ल्स के लिए होता है। तो क्या एम्स में बॉयज़ के लिए और कोई करियर अपॉर्च्युनिटी नहीं है या और कोई स्कोप नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, जो कि आपके पीसीबी या फिर पीसीएम वाले बच्चे दे सकते हैं 12th करने के बाद ही, एंड ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। तो आज इसके फ्यूचर स्कोप, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है, हर चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना, ताकि अगर तुम 2027 में इस एग्जाम को दो तो एक बारी में क्रैक कर सको एंड एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी के लिए कि इसके इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है। एज लिमिट मस्ट हैव अटेंड ऑन विल अटेन द एज ऑफ 17 बाय दिसंबर 31 तक अगर आप 17 साल के हो गए हो जाओगे, या फिर आप 17 साल के ऑलरेडी हो गए हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। 17 से कम उम्र वाले, कम एज वाले बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप 2026 में दिसंबर 31 तक 17 साल के हो जाओगे तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, या फिर आप 17 साल के ऑलरेडी हो चुके हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन गिव दिस एग्जाम, मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लड़के और लड़कियां दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई ऐसा जेंडर बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स दे सकती है, सिर्फ बॉयज दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास और अपियरिंग इन क्लास 12, या तो आप क्लास 12 के एग्जाम इस साल देने वाले हैं बोर्ड के, या आप दे चुके हैं, मतलब 2027 में आप दोगे एग्जाम बोर्ड का, 12th क्लास में अभी आप पढ़ रहे हो, 2027 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो बोर्ड का, या फिर आप ऑलरेडी 12th पास कर चुके हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। 11th में पढ़ने वाले बच्चे नहीं दे सकते, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड देंगे नेक्स्ट ईयर, वो दे सकते हैं, या फिर जिन्होंने 12th ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th की हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए आपके पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए, या फिर उसकी जगह आपके पास बायोलॉजी हो मैथ की जगह तो आप एलिजिबल हो, एंड इंग्लिश आपके पास होने चाहिए। तो क्या दीदी मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट है तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? आपने बोला मैथ हो या फिर बायो, नहीं, दोनों होंगे तो भी आप एलिजिबल हो। आप उन दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें मैथ भी आ रही है, बायोलॉजी भी आ रही है, या उन वो वाले बच्चे जो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, वो बायो वाले जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें, एंड जो मैथ वाले वो अलग मैथ वाले कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ये सारे सब्जेक्ट है उनके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो और वास्ट और ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक पैरामेडिकल कोर्स। मिनिमम मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 12th में मिनिमम 50% चाहिए पीसीबी इंग्लिश या फिर पीसीएम इंग्लिश में, एंड एससी एसटी को मिनिमम 45% चाहिए होता है। ठीक है, ये तो हुई हमारी एलिजिबिलिटी की बात, हमें पता चल गया हम एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम मेरा कंडक्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है। ड्यूरेशन 90 मिनट मिलते हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए, 1 घंटा 30 मिनट हो गए। टोटल क्वेश्चन 90 एमसीक्यू आते हैं, 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, एंड 30 आपके बायोलॉजी या फिर मैथ में। आपको सेक्शन चूज करना होता है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम डाला होता है। मार्किंग स्कीम क्या होती है? अगर मेरा आंसर ठीक है तो मुझे +1 मार्क्स मिलेगा, अगर मेरा इनकरेक्ट है तो मेरे उस जो सही वाले मार्क्स है उसमें से 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगा के मेरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, एंड मैंने अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मुझे 0 मार्क्स मिलेगा, एज यूजुअल जैसे मार्किंग स्कीम चलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। लैंग्वेज
हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के, जब आपसे पूछा जाएगा किस मोड ऑफ लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, तब आप जो चूज करोगे आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। अब सिलेबस ओवरव्यू। सिलेबस क्या होता है? बेसिक आपका क्लास और 12th के एनसीईआरटी से पेपर आता है, जैसे आपका नीट का आता है, जैसे आपका यूपीसी नेट में पूछा जाता है, जैसे आपका सीयूईटी यूजी के पेपर्स आते हैं। 11 12th का सिलेबस लेके आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है फॉर बोथ पीसीबी एंड पीसीएम, मतलब बेसिक 11th एंड 12th का आपका जो सिलेबस है उसी से पेपर आता है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं इसके? इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको मार्च 2027 में देखने को मिल सकते हैं, उस टाइम पे आ जाते हैं, मार्च अप्रैल के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म इसके रिलीज हो जाते हैं। एग्जाम डेट जून या जुलाई में इसका पेपर कंडक्ट किया जाता है। एप्लीकेशन फी, जनरल ओबीसी या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो होते हैं ओबीसी एनसीएल के लिए जो फी है वो है 2,000 रुपये। SC ST EWS के लिए 1,600 एंड PWBD के लिए कोई एग्जाम फी नहीं है, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी होती है एम्स बीएससी पैरामेडिकल की प्रिपरेशन के लिए। फिजिक्स के लिए आपको करनी है फॉलो एनसीईआरटी, सबसे मेन, सारे जितने भी सब्जेक्ट है सबसे मेन है वो है एनसीईआरटी प्रायोरिटी पे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आप SC वर्मा की यूज कर सकते हो, जिससे आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स यूज कर सकते हो एमसीक्यू के लिए, DC पांडे की। MTG फिंगरप्रिंट्स यूज कर सकते हो एमसीक्यू के लिए। एम्स बीएससी पैरामेडिकल की PYQ की बुक ले सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे कंप्लीट एंड PYQ जैसे पूछे गए हैं वो वाली बुक आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप ओपी टंडन ले सकते हो, MTG फिंगरप्रिंट्स ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए एंड PYQ बुक ले सकते हो। ठीक है। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी सबसे प्रायोरिटी पे तो आपको एनसीईआरटी रखनी है, आपको रीड अगेन एंड अगेन उसको रीड करते रहना है एनसीईआरटी को, क्योंकि जो आपका चाहे नीट हो गया, चाहे यूपीसी नेट हो गया, चाहे एम्स का नर्सिंग का पेपर हो गया, फिर पैरामेडिकल हो गया, बेसिक एनसीईआरटी बायोलॉजी से आपका एक एक लाइन से पेपर आता है। ठीक है। तो आपको इसके लिए तो एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। MTG फिंगरप्रिंट्स और आप PYQ की बुक रेफर कर सकते हो। मैथ में आपके एनसीईआरटी, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एंड PYQ बुक आप लोग रेफर कर सकते हो। एंड PYQ बुक में बस एक चीज ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर भी लेना, जो आपके 90 क्वेश्चन का पूरा मॉक होता है वो वाले पेपर भी इंक्लूड होने चाहिए, तभी आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, कोचिंग कहाँ से आप ले सकते हो? देखो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करूंगी इसमें। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं एंड आप नीट के साथ इस एग्जाम को देने वाले हैं तो आपको कोई और सेपरेट कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं नीट के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, चाहे आप PW से पढ़ रहे हैं, चाहे आप LN से पढ़ रहे हैं, चाहे आप आकाश से पढ़ रहे हैं, चाहे आप अड्डा 247 से पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अपने घर के नियर बाय में पढ़ रहे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ बस आपको एक चीज करनी है, आप जैसे आपका ये वाला पैरामेडिकल का एग्जाम आने वाला हो उससे 2 महीने पहले क्या करना, आपका सिलेबस वगैरह तो कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 महीने पहले क्या करना, आप लोग ले लेना एक मॉक टेस्ट, या फिर आप वो जो PYQ बुक लोगे उसमें भी मॉक टेस्ट होंगे, तो कोई ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लेना PYQ या फिर मॉक टेस्ट की बुक और लगाना अपने मॉक टेस्ट 2 महीने अच्छे से, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच हो जाएगी, आप लोग कोई भी मिस्टेक पेपर में नहीं करोगे, यही है आपका सोल्यूशन। अब वो वाले बच्चे जो नीट की तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट करेंगे, उनके लिए कौन कौन से बैच हो सकते हैं? PW ले सकते हो, विजय एजुकेशन ले सकते हो, नर्सिंग टू नॉर्सेट ले सकते हो, अड्डा 247 या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई और अदर इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लोग रेफर कर सकते हो जो आपके नोन में हो या कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके कोर्सेज के बारे में। पैरामेडिकल तो आपने करने को बोल दिया, लेकिन पैरामेडिकल में कोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो तो बताओ। BSc इन MLT बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बच्चे बहुत रेफर करते हैं एंड सिलेक्शन भी बच्चे लेते हैं, तो इस कोर्स को बहुत टारगेट करते हैं, फ्यूचर स्कोप भी बहुत अच्छा है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन बन जाओगे आप, जो कि एक बहुत अच्छी जॉब है। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc ऑप्टोमेट्री आइज वाले, डायलिसिस थेरेपी, एनेस्थीसिया, परफ्यूजन, रेस्पिरेटरी, रेडियोथेरेपी एंड और भी अदर कोर्सेज हैं जो कि आपका एम्स ऑफर करता है पैरामेडिकल कोर्सेज में। ठीक है। इसके बाद फ्यूचर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है? आप जैसे ही अपनी BSc कंप्लीट कर लोगे एम्स से किसी भी कोर्स में, तो आपके पास फ्यूचर स्कोप क्या है? वैकेंसीज निकलती हैं आपकी एम्स में ही,
ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में, रेलवे हॉस्पिटल में, मिलिट्री हेल्थ सर्विस में वैकेंसीज निकलती हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करके वहाँ पे जॉब ले सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप कर सकते हो, अच्छी सैलरी होती है। डायग्नोस्टिक और लैब नेटवर्क्स आप लोग जनरेट कर सकते हो, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर सकते हो। ग्लोबल मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज के साथ आप लोग एक क्या कर सकते हो, टाई अप कर सकते हो चीज़ें। अब्रॉड में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन कोर्सेज करने के बाद। इसमें अगर आप एमएससी भी कर लेते हो तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। सैलरी कितनी एक्सपेक्टेड है इसकी? फ्रेशर हो अगर आप तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर ईयर आपकी सैलरी होती है। मिड लेवल पे आप लोग 18 से 15 लाख प्लस लाख पर ईयर तक आपकी सैलरी जा सकती है अगर आपने बीएससी इन एनी कोर्स किया एम्स से। ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की क्या होनी चाहिए कि अगर मुझे 80 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 90, तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जो भी आपने अपना कोचिंग सेंटर लिया, उसके जो भी टीचर ने लेक्चर पढ़ाए, सपोज मोशन इन 20 पढ़ाया तो लेक्चर कंप्लीट करो वहाँ से। नोट्स जो बनवाए उन्हें रिवाइज करो, देन एनसीईआरटी में आओ, उसके एग्जाम्पल, समरी, पॉइंट्स टू पॉइंटर ये सब पढ़ो। अगर बैक क्वेश्चंस कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बैक क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके बाद बहुत अच्छी तरह। पीवाईक्यू करो, मॉक टेस्ट लगाओ, फाइनल एग्जाम दो और सिलेक्शन ले लो। यही आपका एक लौता एक तरीके से रामबाण है कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे या फिर अगर आप ड्रॉपर हो, दे चुके हो एक बार एग्जाम ये वाला, तो भी अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो यही एक आपके पास पूरा शेड्यूल है, एक तरीके से स्ट्रैटेजी है जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी इकलौती ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, जो प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर लेकर जाएगा। एंड बायो में जितनी अच्छी तरह एनसीईआरटी को बार-बार एक-एक चैप्टर को रीड करोगे उतना अच्छा स्कोर आपका आएगा। ठीक है? तो यही था मेरा पूरा आपको समझाने का तरीका एम्स बीएससी पैरामेडिकल के बारे में। मैंने इसको एज़ अ गुड करियर अपॉर्च्युनिटी इसलिए आप लोगों को सजेस्ट किया क्योंकि एम्स अपने आप में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। एम्स से चाहे आप एमबीबीएस करो, चाहे आप नर्सिंग करो, चाहे आप पैरामेडिकल करो, आप लोग अच्छे से अच्छी सैलरी कमाओगे ही कमाओगे। ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट करा क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग वो नीट लूप में फँसते जाओ कि एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, फिर वो ड्रॉपर की ना ऐसे लाइफ हो जाती है जो कि बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो मैं इसलिए नहीं चाहती कि आप लोग ना प्लान बी भी लेके चलो। मैंने यूपीसी नेट के बारे में भी इसी चैनल पर डिस्कस करा है जो कि एक बहुत अच्छा आपके लिए फ्यूचर स्कोप है नर्सिंग में, आप लोग वो दे सकते हो। आप एम्स का बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इसी चैनल पे अपलोड कर रखी है उसके बारे में। एंड आप एएमयू बीएससी नर्सिंग टारगेट कर सकते हो, आप सीयूईटी से टारगेट कर सकते हो। प्लान भी बहुत सारे हैं। मैं एक स्ट्रक्चर वीडियो इस पे भी बनाऊँगी कि आप लोग नीट के अलावा कौन-कौन से एम्स दे सकते हो 2027 में, कौन-कौन से एग्ज़ाम्स दे सकते हो 2027 में जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आपको ड्रॉप लेने से बचाएँगी एंड आपके लिए बहुत वास्ट करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसमें। तो लाइक कर लो, कर दो इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड करियर गाइडेंस एंड आपको कौन-कौन से एग्ज़ाम को प्रेफ़रेंस पे रखना चाहिए, इस सब के लिए मेरा चैनल आप लोगों को एक बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कि तुम लोग ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो या इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो कौन से एग्ज़ाम में कौन से ईयर में टारगेट कर रहे हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।